पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। ये क्या है पूरा मामला, आज न्यूज़ रूम चौपाल में सबसे पहले इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद अंबाला की बात करेंगे, जहां पर नेशनल हाईवे को यहां पर जो है जाम किया गया और पंजोखरा साहिब को लेकर बहुत सारा बवाल हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो है लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद यहाँ अंबाला में काफी कुछ देखने को मिला। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही चमोली में हुए हादसे को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग अभी भी लापता हैं। क्या कुछ ये हादसा रहा, किस तरीके से ये हादसा हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। खेल की कुछ खबरों पर और झारखंड पर भी अपडेट लेंगे कि क्या कुछ सामने आया। तो फिलहाल न्यूज़ रूम चौपाल में आज इसी पर चर्चा, तो शुरुआत करते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो कहीं न कहीं ये बयान जो है उनके देश को खुश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत को धमकी देने की कोशिश की है। ये बयान उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस से एक शाम पहले दिया है। क्या कुछ ये बयान है और क्यों इस तरह की धमकी दी जा रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, एक कहावत है हम लोगों के ग्रामीण इलाकों में चलती है कि साँप निकल जाता है, उसके बाद आप लाठी पीटते रहिए, ठीक है? तो पाकिस्तान आज की डेट में यही कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस की उनकी पूर्व संध्या पर उन्होंने जो कुछ की बोला है, वो लाठी पीटने जैसा है, ये साँप निकलने के बाद। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने ये कतई नहीं सोचा था कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, वो भारत उसको रद्द कर देगा किसी भी कीमत पर। पाकिस्तान ने नहीं सोचा था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने मतलब भारत ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करना, ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए झटका था और वो आज भी साबित हो रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर जब बोलता है भारत को लेकर, तो जल संधि का मुद्दा ये बताता है, ज़रूर उठाता है और ये बताता है कि ये उसकी सबसे कमज़ोर नब्ज़ है, ठीक है? तो यही उन्होंने कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो भाषण दिया, उसमें अपनी जनता को खुश करने के लिए और भारत, आप भी जानती हैं कि भारत विरोधी नैरेटिव चलाने में पाकिस्तान ने इस मामले में महारत हासिल कर रखी है कि वो अपने देश की जनता को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देता है। तो कुछ उसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि सिंधु जल समझौता कभी भी मतलब भारत पानी नहीं रोक सकता है। भारत पाकिस्तान के पानी पर उसका कोई हक नहीं है और पानी अगर नहीं अगर अगर पाकिस्तान का पानी भारत नहीं रोक लेता है, तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। अब क्या एक्शन लेगा? पिछले साल भर से तो पाकिस्तान केवल गिरगिया बप्पी दे रहा है। तो ये केवल अपनी जनता को खुश करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो चीन को बता रहा है कि चीन हमारा बहुत पक्का दोस्त है, जैसे चीन जैसे हिमालय के साथ रिश्ते हैं, वैसे ही हमारे चीन के साथ रिश्ते हैं। और पाकिस्तान को ये भी कह रहा है कि अमेरिका ने रुकवाया था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने इंटरफेयर किया, जबकि सब सब जानते हैं कि डीजीएमओ लेवल पे टॉक्स हुई थी और उसके बाद जाके युद्ध विराम हुआ था। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ खास नया नहीं है, पाकिस्तान यही बोलेगा। उसके पास बोलने को और कुछ नहीं है और ऐसा नहीं है कि उसके बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी पर कोई प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस मुद्दे पर। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि मई 2025 में उन्होंने भारत को मजा चखाया था, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? दुनिया देख चुकी है कि कितना मज़ा चखा है पाकिस्तान ने और उनके जो 11 एयर बेस थे वो पूरी तरह तबाह हुए थे। अनौपचारिक तौर पर तो ये भी कहा जाता है कि जो उनके किराना हिल्स वाला न्यूक्लियर साइट था, वहाँ पर भी हमला करने वाला था भारत। हालाँकि भारत ने कभी इस बात को खुलकर नहीं कहा है। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने क्या मज़ा चखा है और उसके बाद से वो किस तरह से बैक फुट पर है। वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो केवल गीदड़ बप्पी देना है, तो वो चलता रहेगा, पाकिस्तान इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई और यहाँ पर बताया कि शहबाज शरीफ ने क्या कुछ जो है अपने बयान में बोला, ये जो है स्वतंत्रता दिवस की एक पूर्व संध्या से यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें शहबाज शरीफ ने इस तरह की बातें की और उन्होंने अपने बयानों से एक बार फिर से दिखाया कि किस तरीके से भारत जो बड़े एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेते रहा है, उनको लेकर लगातार यहाँ पर उन्होंने कहा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर शहबाज शरीफ ने दावा किया कि मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत को हराया और भविष्य में पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा पर अगर हमले किए जाएँगे, तो वो यहाँ पर इसी तरीके के बड़े एक्शन बार-बार लेता रहेगा। के अम्बाला में बीती रात काफ़ी कुछ हुआ। वहाँ पर पंजोगरा साहिब को लेकर जैसा आपने पहले भी देखा कि पुलिस और वहाँ पर जो सिख यहाँ पर प्रदर्शनकारी उनके बीच में पूरे दिन बवाल चला, लेकिन बीती रात को काफ़ी कुछ हुआ। वहाँ पर लाठी भांजनी पड़ी, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पंजोगरा साहिब जो है, वो क्या विवाद है, कब से चला आ रहा है और उसको लेकर बीती रात क्या कुछ हुआ? हालाँकि यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने एक माँग को यहाँ पर मान लिया है, लेकिन और क्या कुछ हुआ है और फिलहाल आज किस तरह की स्थिति है, ये जानते हैं।
अम्बाला में गुरुद्वारा है पंजोखड़ा साहिब, वहां पहुंचे थे गुरसिमरन सिंह मंड। गुरसिमरन सिंह मंड का जो स्टैंड है वो हमेशा से खालिस्तान के अगेंस्ट रहा है और वो खालिस्तान का खुलकर पंजाब में विरोध करते रहे हैं, पंजाब के ही रहने वाले हैं। 7 अगस्त को गुरसिमरन सिंह मंड पहुंचे थे पंजोखड़ा साहिब में मत्था टेकने के लिए, लेकिन इसी दौरान उनकी वहां पर सिख समुदाय के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और ये भी आया था सामने कि निहंग सिखों ने उनको पीटा है। इस मामले में पुलिस ने जो पिटाई करने वाले थे उन लोगों को हिरासत में लिया और वो पुलिस की हिरासत में है अभी। सिख समुदाय का ये कहना है कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए और गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अंबाला जो है वो बिल्कुल पंजाब से लगता हुआ है और ये पूरा जो टकराव है इसमें सिख समुदाय सबसे आगे है और सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो जबरदस्त ढंग से वायरल है। अब अगर गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो इसको लेके जो फिर ये मामला और तूल पकड़ेगा और ज्यादा इस पर बहस होगी। कल क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सिख समुदाय के, जिसे भीड़ भी कह सकते हैं आप, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और जिन लोगों को मंड की पिटाई के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है उनको छोड़ दिया जाए। इसको लेकर वहां बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने पूरी कोशिश की उनको हटाया जाए, लेकिन पूरी जीटी रोड और आपका चंडीगढ़ अंबाला हाईवे, इन जगहों पर अच्छा खासा जाम लगा रहा। खबर तो ये भी है कि 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा और बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसमें एक डीएसपी हैं शेखावत, उनका अंगूठा भी कटने की खबर सामने आई है, क्योंकि ये पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, खालिस्तान के विरोधी हैं गुरसिमरन सिंह मंड और सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मामला बन रहा है। लेकिन कल जिस तरह की अराजकता, एक तरह से कह सकते हैं, वहां पर हुई है, उसको लेकर पुलिस भी बहुत सख्त है और पुलिस आगे इस मामले में मामले में एफआईआर बड़े पैमाने पे दर्ज भी कर सकती है और बहुत सारे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी कर सकती है। लेकिन उसके लेकर भी है कि पंजाब में उसका कोई और रिएक्शन ना हो, क्योंकि मामला ये पंजाब चुनाव को लेकर काफी गर्म होता दिख रहा है। तो ये जो विवाद है, जैसा यहाँ पे बताया गया कि 7 अगस्त से ये विवाद जो है शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार कल बीती रात ये विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। यहाँ पर जो मांगे उठाई जा रही हैं उसको लेकर इस विवाद पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जैसा यहाँ पर पंजाब चुनाव को लेकर लगातार सवाल बड़े होते जा रहे हैं। ये पूरा मामला 7 अगस्त से जुड़ा हुआ है, जैसा उन्होंने बताया कि गुरसिमरन सिंह मंड अम्बाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पर पूरा जो बवाल है वो खड़ा हुआ था, जिसके बाद जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी, उनका कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए। यहाँ पर गुरसिमरन सिंह मंड है उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए या फिर उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें यहाँ पर छोड़ा जाए और ये विवाद धीरे धीरे कर बढ़ता गया। हालांकि आज फिलहाल स्थिति थोड़ी ठीक नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि पूरे दिन इस खबर पर क्या कुछ अपडेट रहती है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपली कोटी क्षेत्र में यहाँ पर जो है एक टनल में पानी और मलबा घुसने से कल भीषण हादसा हो गया। वहां पर ये खबर सामने आ रही है कि कई सारे, लगभग यहाँ पर 22 मजदूर उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। 7 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है, संख्या बढ़ गई है, 6 लोग अभी भी लापता हैं और फिलहाल ये टनल कौन सा था, क्या कुछ वहां पर चल रहा था, उसके बारे में अपडेट लेते हैं। टनल के अंदर काम चल रहा था और ये टनल लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें मजदूर काम कर रहे थे। शाम करीबन 6:45 के करीब अचानक टनल में मलबा और पानी आ गया। इस वजह से जो मजदूर फंस गए। घटना की जानकारी के बाद वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। तो एक एनडीआरएफ कर्मी ने बताया कि वो उनके 5 जवान सबसे पहले टनल के अंदर गए। ये लोग नीले ड्रमों पर बैठकर, मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं, इस तरीके से बैठकर ये टनल के अंदर गए इन्होंने और वहाँ पर जायजा लिया हालातों का। तो उन्होंने बताया कि कमर के बराबर पानी भरा हुआ है टनल के अंदर, जिस वजह से रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आई। हाँ, दुखद बात यह है कि टनल के अंदर जो मजदूर थे उनमें से 22 को जिन्हें रेस्क्यू किया गया, उनमें से 7 लोगों की डेथ हो गई है। 11-12 लोग अभी भी घायल हैं। अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने जायजा लिया, वो भी टनल के अंदर जहाँ तक जा सकते थे उस जगह तक जाकर देखा और उन्होंने जो फ्रेश अपडेट दिया है, उन्होंने बताया अब 3 लोग लापता हैं। तो जो 6 अभी तक हम थोड़ी देर पहले तक सुन रहे थे, वो आंकड़ा अब 3 पर आ गया। इस हादसे ने कुछ समय पहले साल 2023 नवंबर की घटना है, सिल्के आरा टनल में एक हादसा हुआ था उत्तराखंड में, उसकी यादें ताज़ा कर दी हैं। उस समय भी लगभग 15-16 दिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हालांकि अच्छी बात ये रही थी कि जो बड़ी संख्या में उसमें मजदूर फंसे थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था।
अब जो 3 लोग लापता हैं तो उम्मीद की जा मतलब भगवान से ऐसी कामना है कि वो भी सुरक्षित रूप से मिल जाएँ, वापस आ जाएँ। तो ये इसका तो चमोली में जो ये हादसा हुआ है उसमें फ़िलहाल जो लापता 6 लोग थे उसमें से यहाँ पर 3 लोगों का पता जो है वो यहाँ पर लगा लिया गया है और फ़िलहाल यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और पानी और मलबा जो है कम करने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन यूपी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। दिल्ली में बहने वाला जो नाला है, यमुना में उत्तर प्रदेश के गिरने वाले 5 बड़े नाले और उनके जो उपनाले हैं, उनमें होने वाली प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो रणनीति बनाई गई थी, उससे गृह मंत्रालय नाखुश है। ये अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। ये पूरी खबर क्या है, इन नालों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर जो है दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसके बारे में अपडेट लेते हैं। असल में दिल्ली में यमुना नदी में जो पानी बाहर से आता है, ये खास तौर पे यूपी के जो नाले हैं, 5 बड़े नाले, उनका पानी यमुना नदी में गिरता है और उस नालों के साथ-साथ उनके कुछ उपनाले हैं, उनका भी पानी आता है। तो उसका जो गंदा पानी है, वो जब यमुना नदी में गिरता है तो उससे प्रदूषण बढ़ता है और उसका असर दिल्ली के लोगों को होता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने यूपी सरकार से कहा था कि आप अपने नालों पर रोकथाम करिए, रोक लगाइए, ताकि उसका गंदा पानी दिल्ली में ना आने पाए, दिल्ली की यमुना नदी में ना गिरने पाए। दिल्ली में एक तो वैसे ही पानी की कमी है और यमुना नदी पहले से प्रदूषित है, नदी में छोटी नदी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारियों ने उसकी कार्य योजना बनाई, उस कार्य योजना को जब गृह मंत्रालय के सामने पेश किया तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उस पर नाखुशी जताई। कही कि वो मंत्रालय के लोगों ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नाले बड़े हैं, पानी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में पानी की कमी है तो उसको और सफाई करनी पड़ेगी। तो अब केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से कहा है कि आप एक दूसरी कार्य योजना बनाइए। तो अब उसको लेकर के वो फिर नई कार्य योजना और नई रणनीति बना रहे हैं। अभी तक की अपडेट ये है। तो फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से यमुना के प्रदूषण को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है और इसी बीच ये खबर सामने आती है कि यूपी में जो नाले हैं उनकी वजह से दिल्ली की यमुना और ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जताई और कहा है कि जो रोकथाम यहाँ पर प्रदूषण रोकने के लिए बनाया गया था, वो जो रणनीति है उससे गृह मंत्रालय पूरी तरीके से खुश नहीं है। रणनीति जो है दोबारा बनाई जाएगी ताकि दिल्ली में जो यमुना के बीच में प्रदूषण हो रहा है उसे रोका जाए। खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर ने एक बड़ा दावा किया है। 1973 में उन्होंने बताया कि उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है और वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि उनको ये पुरस्कार अभी तक मिला ही नहीं है। ये पूरी खबर क्या है और केंद्र सरकार किस तरीके से इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है, ये जानते हैं। देखिए, फारूक इंजीनियर 1961 से 1975 के बीच के दिग्गज विकेट कीपर खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले हैं और जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, हमारे संवाददाता देवेंद्र पांडे जी ने फारूक इंजीनियर से बात की और फारूक इंजीनियर ने खुद बताया है कि 1973 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिलने की जानकारी मिली थी। जैसा कि उस समय उन्होंने ज़िक्र भी किया कि उस समय न्यूज़पेपर ही एक माध्यम होता था, जिससे खबर का पता लगता था। तो उन्होंने बताया कि उस वक़्त एक न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको ये जानकारी मिली थी और टीम के मैनेजर जो हेमू थे, उन्होंने उनको ये जानकारी दी थी। तो उसके बाद उनको कई बधाई संदेश भी मिले, लेकिन उन्होंने जो सबसे चौंकाने वाली बात ये कही है कि 1973 से 2026 तक 53 साल का समय हो गया है, उनसे भारत सरकार की तरफ से किसी भी अधिकारी ने या फिर बीसीसीआई की तरफ से किसी भी अधिकारी ने या फिर किसी भी ज़िम्मेदार व्यक्ति ने इस अवार्ड के लिए उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। और इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि पद्मश्री अवार्डीज़ की जो साइट होती है, उस साइट पे 1973 के लिए फारूक इंजीनियर का नाम मेंशन्ड है। फारूक इंजीनियर को 1973 में पद्मश्री दिया गया था। लेकिन फारूक इंजीनियर का कहना है कि 1973 से 53 साल अभी तक उन्होंने इंतज़ार कर लिया, 88 साल उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उनको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिल पाया है। और उन्होंने एक भावुक संदेश दिया और उन्होंने एक और चौंकाने वाला खुलासा ये किया है कि इस बारे में उन्होंने जानकारी स्वर्गीय अरुण जेटली जो हैं, वो जिस समय बीसीसीआई उपाध्यक्ष थे और केंद्रीय मंत्री भी थे, तो उनको भी जानकारी दी थी। उसके बावजूद उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और जय शाह का भी उन्होंने नाम लिया कि जय शाह से उन्होंने बात की है। तो जय शाह ने उनको सांत्वना दी है और कहा है कि पिछले हफ्ते उन्होंने आश्वासन दिया था जय शाह ने कि हाँ, मतलब आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और एक जानकारी ये भी प्राप्त हुई है देवेंद्र पांडे जी के मुताबिक कि बीसीसीआई की तरफ से सरकार को एक लिखित संदेश भेजा जाएगा। उस लिखित संदेश में इस मुद्दे का ज़िक्र होगा और
फारूक इंजीनियर को जो पद्मश्री अभी तक नहीं मिल पाया है, उसके लिए कहा जाएगा। गृह मंत्रालय से भी संवाददाता ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब इस मामले पर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये बड़ी खबर जो है वो सामने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें ये सामने आया है कि फ़ारूक इंजीनियर ने ये बड़ा दावा किया कि 1973 में उनका नाम सामने आया था, लिस्ट में भी उनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 53 साल बीत जाते हैं और अभी तक उनको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता है और ये केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल जो है साफ-साफ नज़र आता है। इसी बीच झारखंड को लेकर आपको बड़ा अपडेट दे दें, यहाँ पर बता दें कि जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर झारखंड में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी बीच यहाँ पर जो है देवेंद्र नाथ महतो का बयान आया, 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं उनकी भूख हड़ताल को लेकर, उनकी तबीयत बिगड़ी इस वजह से वो इस वक्त आईसीयू में हैं। छात्रों के समर्थन में 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महतो ने अस्पताल से ही एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सदर अस्पताल में दूसरे दिन भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे हूँ, अस्पताल में भी भूख हड़ताल 10वें दिन जारी है। महतो ने कहा शरीर अस्पताल के बिस्तर पर है, हालत पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन छात्रों के न्याय की लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में जो स्टूडेंट्स हैं वो कल 15 अगस्त पर यहाँ पर जो है तिरंगा रैली निकालने का प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज वहाँ पर जो स्टेडियम है वहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिवस के जो गीत हैं, पैट्रियोटिज्म, म्यूजिक, इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर नजर आई और देशभक्ति के नारों से वो पूरा स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आया। तो फिलहाल झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर ये खबर है और प्रोटेस्ट लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार से जितनी भी दौर की बातचीत हुई है वो पूरी तरीके से विफल रही है। तो इसी तरह की तमाम खबरों पर आज न्यूज़ रूम चौपाल में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जनसत्ता की यूट्यूब चैनल पर, इसके अलावा वेबसाइट पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, वहाँ पर जाकर इस तरह की खबरों पर अपडेट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।